आइए आज आपको समाजशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा कर दें, जो कि आपको हमेशा कमीशन में भी मदद करेगा और सोशियोलॉजी पढ़ने में मदद करेगा। यह ऐसे छोटे छोटे अवधारणाएं हैं जो मैथ्स के फार्मूला के समान हैं। अगर इनको आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपको विषय को समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। जैसे सबसे हमेशा आप पढ़ते होंगे समूह समूह की बात आती है तो आपको जिज्ञासा लगता होगा कि समूह क्या है। तो समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर समूह बनता है। एक व्यक्ति से समूह हम नहीं बना सकते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अंतःक्रिया। जब तक आप अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक समूह का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अंतःक्रिया का मतलब होता है हम कुछ बोलें आप समझें, आप बोलें हम समझें। तो समूह के निर्माण के लिए दो चीज़ें आवश्यक हो गई। एक हो गया दो या दो से अधिक व्यक्ति और दूसरा आपस में अंतःक्रिया। फिर एक महत्वपूर्ण अवधारणा आता है संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह के बारे में कहा जाता है कि जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं और उसमें हम जाना चाहते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं तो वह समूह मेरे लिए संदर्भ समूह होता है या रेफरेंस ग्रुप होता है। और अगर उसके किसी व्यक्ति से अगर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो वह मेरे लिए रोल मॉडल होता है या रेफरेंस पर्सन होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि समाज में हर व्यक्ति का अपना अपना संदर्भ व्यक्ति और संदर्भ समूह होता है। इसके बिना आप प्रगति और विकास नहीं कर पाते हैं। जब हम संदर्भ समूह की बात करते हैं तो इसका मानव व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। संदर्भ समूह दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक संदर्भ समूह व्यवस्था को बनाए रखते हैं और नकारात्मक संदर्भ समूह व्यवस्था को तोड़ते हैं। तो जो व्यक्ति सकारात्मक संदर्भ समूह से प्रभावित होता है वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, पठन पाठन का विकास करता है और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाता है। जैसे कोई विद्यार्थी बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से अधिकारी वर्ग से प्रभावित है तो वह सकारात्मक संदर्भ समूह से प्रभावित है और वह पढ़ाई करके उसमें जाना चाहता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास होगा। और वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी अपराधी से प्रभावित हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार हम पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है संदर्भ समूह। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आता है वह है समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ होता है यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न सीखने की एक विधि है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामाजिक प्राणी को जैविक प्राणी के रूप में परिवर्तित करते हैं। यह हमेशा चलते रहता है और यह विभिन्न स्तरों पर होता है। कोई भी बच्चा छोटा से जब बड़ा बनता है तो सबसे पहले ओरल स्टेज जिसको आप मौखिक स्तर बोलते हैं, फिर एनल स्टेज गुदा का स्तर, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर टीनेजर्स होता है, फिर एडल्ट होते हैं आप और तब फिर आप पारिवारिक जीवन में बनते हैं, आपके बच्चे होते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। फिर एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण है कि हर एक समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वह नियमों का पालन करें। हर एक समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों को बना देता है और व्यक्तियों से यह अपेक्षा रखता है कि वह उन नियमों का पालन करें। तो इसी व्यवस्था को हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। अब सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार से होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण जो एकदम लिखित होता है, जैसे आपका राज्य, कानून, शिक्षा व्यवस्था, न्यायालय, ये सब औपचारिक है। और दूसरी तरफ अनौपचारिक जो आपका धर्म, परिवार, पड़ोस, लोकरीति, लोकाचार, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक रूप से आपके व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं और आप समाज में अच्छा सदस्य बनते हैं, सकारात्मक दिशा की ओर आप विकास करते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है, आप बार बार सुनते होंगे, लोकरीति और लोकाचार, फोकवेज एंड मोर्स। तो लोकरीति क्या है? लोकरीति या जनरीतियाँ। तो लोकरीति और जनरीति आम व्यवहार की चीज़ें हैं जिसको अगर हम नहीं भी करते हैं तो समाज हमें कठोर दंड नहीं देता है। जैसे खाना पीना, सड़क पर बाएँ चलना, किसी अगर बड़े आए तो उनको पैर छू के प्रणाम करना, अगर हम इन चीज़ों का पालन नहीं भी करते हैं तो समाज हमें बहुत कठोर दंड नहीं देता है। लेकिन लोकाचार वे हैं जिसका पालन नहीं करने पर समाज हमें कठोर दंड देता है। इसे मैकाइवर ने अलिखित कानून भी कहा है। और कुछ ऐसे लोकाचार हैं जो पूरे वैश्विक होते हैं, जो मतलब नहीं करना है तो नहीं करना है ना। यह पूरे विश्व के हर एक परिवार में पाए जाते हैं। जैसे पिता पुत्री, भाई बहन और माँ पुत्र के बीच में वैवाहिक संबंध, यौन संबंध स्थापित नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। यह पूरा, इसको हम लोग पूरा वैश्विक निषेध बोलते हैं। यह यूनिवर्सल टैबूज है, यह लोकाचार है, एकदम अलिखित है। इस प्रकार से ये दोनों हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण टर्म जो शब्दावली आती है वह है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी कि नियम या मानदंड या आदर्श या प्रतिमान, उसी को बोलते हैं। और एक होते हैं आपको मूल्य। तो नॉर्म्स क्या है कि हर एक सोसाइटी अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए नियमों को बना देता है और
इन्हीं नियमों को पालन करना यह नॉर्म्स कहलाते हैं या प्रतिमान कहलाते हैं। और इसी से जुड़े हुए वैल्यू होते हैं जिसको हम मूल्य बोलते हैं। यह कोई बाजार की चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि यह मूल्य होता है। और यह मूल्य नियम और मूल्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे इसे आप उदाहरण के द्वारा समझिए, अगर कोई छात्र है तो उसके लिए नियम है बहुत अच्छा से पढ़ाई करना। तो बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है तो वह बीपीएससी की या प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वालिफाई कर जाता है और उसे समाज द्वारा पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो यह उसके पीछे छिपा हुआ मूल्य है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनको हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। यह नियम है या प्रतिमान है या मानदंड है, और इसके पीछे जो मूल्य छुपा हुआ है वह उनको सम्मान देना है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण छोटा सा अवधारणा आता है, वह है संस्कृति। आप हमेशा संस्कृति के बारे में सुनते हुए कि संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति। तो संस्कृति को अगर आप इस अवधारणा को देखिए तो बहुत आसान है। संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, तकनीकी, वेशभूषा, आचार व्यवहार, पहनावा, ओढ़ावा, धर्म, जादू, विज्ञान सभी चीज़ें सम्मिलित हैं, जो हम समाज का सदस्य होने के नाते समाज से लेते हैं और आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देते हैं। अब इस संस्कृति के दो भाग होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक। भौतिक संस्कृति वह होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बना सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और दूसरी ओर अभौतिक संस्कृति वह होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे विचार और कल्पनाएं। और यहीं से एक शब्दावली निकल कर सामने आती है, वह है सांस्कृतिक विलंबना, जिसको हम कल्चरल लैग बोलते हैं। जब भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है या इनमें एक गैप हो जाता है, एक दूरी बन जाती है, तो इसी को हम सांस्कृतिक विलंबना बोलते हैं। जैसे, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिस समाज में यह दूरी जितनी अधिक होती है वह समाज उतना ही नीचे की ओर होता है, उसका विकास नहीं होता है। और जिस समाज में यह जितना इसके बीच में कम दूरी होती है वह उसका उतना ही विकास होता है। इसे आप उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे आज हम 21वीं सदी में हैं आप, और 21वीं सदी में हम आज मंगल पर जा रहे हैं, चांद पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके हाथ में पूरा इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व है। और दूसरी तरफ हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं, हम दहेज के लिए बहुओं को जला दे रहे हैं। तो हमारा जो मानसिकता है वह कहाँ है, वह जंगली स्तर में है। तो इस तरह का सोच से क्या होता है, समाज का पतन होता है, समाज का विकास नहीं होता है। और जिस संस्कृति में यह दूरी जितनी कम होती है उसका विकास उतना ही अधिक होता है। तो यह सारी चीज़ें समाजशास्त्र की छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आज इन चीज़ों को समझिए। अगले वीडियो में हम फिर कुछ छोटी छोटी अवधारणाओं की चर्चा करेंगे ताकि आपको विषय को समझने में आसानी हो। धन्यवाद।